फिल्म की शुरुआत 18वीं सदी के पेरिस के एक फिश मार्केट से होती है। वहां एक प्रेग्नेंट महिला मछलियों के ढेर के पास बैठकर एक बच्चे को जन्म देती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी उस महिला ने कई बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन वे सभी मृत पैदा हुए थे। इसलिए वह इस बार भी यह मान लेती है कि यह बच्चा भी मरा हुआ है। वह बिना देखे ही उसे मछलियों के कचरे के ढेर में फेंक देती है और अपने काम पर लौट जाती है। वह चाहती तो उसकी नब्ज देख सकती थी या उसे हल्का सा थपथपाकर जांच सकती थी, लेकिन शायद उस समय का द्वार ही अलग था। हालांकि जैसे ही बच्चा उस बदबूदार माहौल में सांस लेता है, वह जोर जोर से रोने लगता है। बाजार में मौजूद लोग उसकी आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं और महिला पर अपने बच्चे की हत्या करने का आरोप लगाते हैं। भीड़ गुस्से में आ जाती है, महिला को पकड़ लिया जाता है और जल्द ही उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद वह बच्चा एक अनाथालय में भेज दिया जाता है, जिसे मैडम गैलार्ड नाम की एक महिला चलाती है। साल बीतते हैं और अब वह बच्चा 5 साल का हो चुका है। उसका नाम जीन बैप्टिस्ट ग्रेनॉय रखा जाता है, लेकिन आपको बता दी कि वह बच्चा एक अनोखी प्रतिभा के साथ जन्मा था। उसे हर चीज की गंध बेहद तीव्रता से महसूस होती है। जीन किसी भी वस्तु, जानवर या व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसकी गंध से कर सकता है, भले ही वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। जब जीन 13 साल का होता है तो मैडम गैलार्ड उसे एक चमड़े के कारखाने के मालिक को बेच देती है। उसे इसके बदले 5 पाउंड मिलते हैं, जिससे वह बहुत खुश होती है। लेकिन दोस्तों, यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ चोर रास्ते में ही उसे लूट कर मार डालते हैं। दूसरी ओर जीन अब एक चमड़े के कारखाने में काम करने लगता है, जहां उसका मालिक ग्रीमल नाम का एक बड़ा डरावना आदमी होता है। दोस्तों, कारखाने में काम करने वालों की जिंदगी बेहद कठिन होती है, क्योंकि यहां मजदूरों को रोज 12 घंटे तक कठोर श्रम करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जीन भी कहां हार मानने वाला था। किसी तरह वह मेहनत करते रहता है और अपने काम में लगा रहता है। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद ग्रीमल उसे अपना एरंड बॉय यानी संदेशवाहक बना लेता है। अब वह उसे शहर में अपने चमड़े के माल की डिलीवरी करने के लिए भेजता है। आज पहली बार जीन को भीड़ भाड़ वाले शहर में घूमने का मौका मिलता है। वहां की अलग अलग खुशबुओं को जीन महसूस करके वह बेहद रोमांचित हो जाता है। एक दिन ग्रीमल उसे एक दुकान पर डिलीवरी करने के लिए भेजता है। काम खत्म होने के बाद जीन अपनी नाक के सहारे एक अनोखी खुशबू को सूंघता हुआ आगे बढ़ता है। दोस्तों, ये खुशबू उसे एक इत्र की दुकान तक ले जाती है, जहां बहुत सारे ग्राहक अमोर और साइके नाम के एक इत्र को खरीदने के लिए जुटे हुए हैं। लेकिन तभी अचानक उसकी नाक को एक और खुशबू महसूस होती है। दोस्तों, यह उसकी लाइफ का अब तक की सबसे मीठी और मोहक खुशबू होती है। जीन यह जानने के लिए कि यह खुशबू कहां से आ रही है, जीन तुरंत उसकी खोज में लग जाता है। फिर वह देखता है कि यह खुशबू एक सुंदर लाल बालों वाली लड़की से आ रही है, जो गली में आलू बुखारे बेच रही होती है। जीन धीरे धीरे उस लड़की के करीब पहुंचता है। वह उसकी खुशबू से इतना मोहित हो जाता है कि बिना कुछ सोचे समझे उसका पीछा करने लगता है। तभी वह लड़की एक गली में जाती है और एक मेज के पास बैठ जाती है। जीन भी उसके पीछे जाकर छिपकर उसकी खुशबू को और करीब से सूंघने लगता है। लेकिन तभी लड़की अचानक मुड़कर उसे देख लेती है और डर के मारे चीखने ही वाली होती है कि जीन झटपट उसके मुंह को अपने हाथ से बंद कर देता है। उसी समय किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। जीन जल्दी से उस लड़की को अंधेरे में खींच लेता है और तब तक छिपा रहता है जब तक कि वह राहगीर वहां से चले नहीं जाते। दोस्तों, इसके बाद जैसे ही रास्ता साफ होता है, जीन लड़की को छोड़ देता है। लेकिन उसे यह एहसास होता है कि मुंह दबाने के कारण दम घुटने से उसकी मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी जीन को कोई पछतावा नहीं होता, बल्कि वह लड़की के शव के पास बैठकर उसकी खुशबू को और भी गहराई से सूंघने लगता है। वह धीरे धीरे उसके पूरे शरीर की खुशबू को आत्मसात करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे महसूस होता है कि लड़की का शरीर अब अपनी वही ताजा खुशबू खोने लगा है। यह देखकर वह मानसिक रूप से विचलित हो जाता है। रात में जब जीन कारखाने में वापस लौटता है
तो ग्रीमल उसे लेट से आने के कारण बेरहमी से पीटता है। लेकिन दोस्तों, जीन को इस बात का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वह तो सिर्फ उस लड़की की बॉडी से आने वाले खुशबू के बारे में ही सोच रहा होता है। अब सीन चेंज होता है और हमें पेरिस के फेमस परफ्यूम प्रोड्यूसर ग्यूसेपे बाल्दिनी को दिखाते हैं, जो कि अपनी दुकान में बैठा हुआ और दुखी होता है, क्योंकि पहले उसके बनाए परफ्यूम की शहर में बहुत डिमांड थी, लेकिन अब उसका धंधा मंदा पड़ गया था, क्योंकि एक और परफ्यूम मैन्युफैक्चरर ने अमोर और साइके नामक एक नया परफ्यूम बना दिया था, जो कि कस्टमर को बहुत पसंद आ रहा था। बाल्दिनी बार बार उस इत्र को सूंघता है और यह समझने की कोशिश करता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स डाले गए हैं, लेकिन वह इसे पहचान नहीं पाता। उसी रात जीन चमड़े की खेप लेकर बाल्दिनी की दुकान पर पहुंचता है। जब वह दुकान में घुसता है तो उसे वहां मौजूद सभी परफ्यूम्स की खुशबू महसूस होती है। वह एक एक करके सारी खुशबुओं को पहचानने लगता है, जिससे बाल्दिनी हैरान रह जाता है। तभी जीन बाल्दिनी को बताता है कि अमोर और साइके परफ्यूम में कौन कौन सी खुशबू शामिल है और वह किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है। पर बाल्दिनी को पहले तो उस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन दोस्तों, जब जीन खुद उन खुशबुओं को मिलाकर एकदम वही परफ्यूम बना देता है तो वह चौंक जाता है। बाल्दिनी अब समझ जाता है कि जीन में परफ्यूम बनाने की अद्भुत प्रतिभा है, इसलिए वह तुरंत कारखाने के मालिक ग्रीमल से सौदा करता है और भारी रकम चुकाकर जीन को खरीद लेता है। इसके बाद ग्रीमल उन पैसों से शराब पीने को निकल जाता है और लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। अब जीन बाल्दिनी के साथ परफ्यूम बनाने का काम सीखने लगता है। वह इतने सुंदर परफ्यूम बनाता है कि बाल्दिनी की दुकान फिर से चलने लगती है। ग्राहकों की भीड़ एक बार फिर से उमड़ पड़ती है और दोस्तों, एक बार फिर से बाल्दिनी का नाम पूरे पेरिस में गूंजने लगता है। इधर बाल्दिनी उसे सिखाता है कि हर अच्छे परफ्यूम में कुल 12 नोट यानी लेयर होती है, लेकिन एक बेहतरीन परफ्यूम में 13वीं नोट होती है, जो बाकी सभी पर हावी रहती है। इसके बाद बाल्दिनी उसे इत्र निकालने की पारंपरिक तकनीक भी सिखाता है। वह उसे दिखाता है कि गुलाब के फूलों से खुशबू निकालने के लिए उन्हें सही तापमान पर उबाला और कंडेंस्ड किया जाता है। जीन इस तकनीक से बहुत प्रभावित होता है और खुद भी प्रयोग करने लगता है। वह परफ्यूम निकालने की मशीन में अजीब अजीब चीजें डालने लगता है, जैसे लोहे की चेन, घोड़े की नाल और यहां तक कि बाल्दिनी की पालतू बिल्ली भी। दोस्तों, अगली सुबह जब बाल्दिनी उठता है तो वह जीन को मशीन के पास रोते हुए देखता है। जीन उसे आरोप लगाता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, इस मशीन से हर चीज की खुशबू नहीं निकाली जा सकती। बाल्दिनी को यह देखकर धक्का लगता है कि जीन ने मशीन में उसकी बिल्ली डाल दी थी। वह उसे डांटता है और कहता है कि तुम किसी जीवित चीज की खुशबू को इस तकनीक से नहीं निकाल सकते। यह सुनकर जीन बहुत निराश हो जाता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। दोस्तों, इसके बाद कुछ दिनों तक जीन बीमार रहता है और बाल्दिनी उसकी देखभाल करता है, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं होता। आखिरकार जीन बाल्दिनी से पूछता है कि क्या कोई और तरीका है जिससे खुशबू को सुरक्षित रखा जा सके। बाल्दिनी उसे बताता है कि एक तकनीक और है जिसे एनफ्लोरास कहते हैं, लेकिन इसे सिर्फ ग्रास, जो कि फ्रांस का एक शहर है, वहां ही उस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यह सुनकर जीन की आंखों में चमक आ जाती है और वह तुरंत ग्रास जाने का फैसला करता है। इधर बाल्दिनी उसे वहां जाने के लिए कानूनी दस्तावेज बनाने का वादा करता है, लेकिन इसके बदले में उसे 100 नए परफ्यूम के फार्मूले देने की शर्त रखता है। जीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीन तो इस मामले में एक्सपर्ट होता है। वह तुरंत 100 नए परफ्यूम के नाम बता देता है और अगले ही दिन वह अपने दस्तावेज लेकर पेरिस के लिए रवाना हो जाता है। उधर बाल्दिनी अपनी सफलता से बहुत खुश होता है और अपने सारे इत्र के फॉर्मूले को लेकर सोने चला जाता है। लेकिन दोस्तों, उसी रात उसकी दुकान की छत गिर जाती है और जिससे वह और उसकी पूरी फैमिली दब कर मर जाती है। उधर जीन ग्रास जाने के रास्ते में पहली बार प्राकृतिक वातावरण में घूमता है। वह पहाड़ों में चढ़ता है, जंगलों में भटकता है और स्वच्छ हवा में सांस लेकर खुश होता है। अंत में वह एक गुफा में जाकर बस जाता है। वहां पहली बार
उसे केवल पत्थर की गंध महसूस होती है, किसी और तरह का, और कोई खुशबू नहीं। वह कई सालों तक वहीं रह जाता है, लेकिन फिर उसे बार बार उस आलू बुखारे वाली लड़की के सपने आने लगते हैं। तभी उसे एक डरावना एहसास होता है कि मेरे शरीर की कोई खुशबू ही नहीं है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वह इस दुनिया में इनविजिबल है, और यही सोचकर वह खुद से वादा करता है कि मैं एक ऐसा परफ्यूम बनाऊंगा जिससे पूरी दुनिया मुझे पहचान सके। दोस्तों, अब जंगल में कई साल बिताने के बाद जीन आखिरकार ग्रास शहर की ओर निकलता है। यह शहर फ्रांस का परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था, जहां पर दुनिया के सबसे बेहतरीन परफ्यूम बनाए जाते थे। जैसे ही वह ग्रास में इंटर करता है, उसकी नाक अनगिनत तरह की खुशबुओं को महसूस करने लगती है, जैसे फूलों की, मसालों की, तेलों की और लोगों की। लेकिन इन सारी खुशबुओं के बीच उसे एक खुशबू सबसे अनोखी और सबसे प्यारी लगती है। और दोस्तों, वह एक लड़की की खुशबू होती है। इस लड़की का नाम लॉरा रिचिस था। वह शहर के सबसे अमीर व्यापारी एंटोनी रिचिस की बेटी थी। लॉरा की खुशबू इतनी दिव्य थी कि जीन तुरंत समझ गया कि यह वही परफेक्ट खुशबू है जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन अब समस्या यह थी कि जीन को लॉरा की खुशबू को हमेशा के लिए कैद करने का तरीका खोजना था। तभी उसे बाल्दिनी की बात याद आती है कि यहां उसे एक ऐसी तकनीक को सिखाना है जिसका नाम एनफ्लुराज है, और इससे किसी भी खुशबू को कैद किया जा सकता है। दोस्तों, अब जीन को बस एक मौका चाहिए था कि वह इस तकनीक को सीखे और लॉरा की खुशबू को कैद कर ले। थोड़े दिन बाद जीन को एक स्थानीय परफ्यूम मैन्युफैक्चरर की दुकान में नौकरी मिल जाती है, जहां उसे फूलों की खुशबू निकालने की कला सिखाई जाती है। लेकिन उसके दिमाग में केवल एक ही चीज थी, क्या यह तकनीक इंसानों पर भी काम कर सकती है? इसके लिए वह सबसे पहले एक महिला को पकड़ता है और उसे मारकर उसकी खुशबू को तेल में कैद करने का प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों, जीन का पहला प्रयास असफल होता है। उसकी खुशबू तेल में पूरी तरह नहीं उतरती। फिर वह दूसरी बार एक महिला को पकड़ता है और इस बार उसका पूरा शरीर तेल में डुबोकर प्रयोग करता है। लेकिन यह प्रयास भी विफल हो जाता है। लेकिन वह हार करने को तैयार नहीं था। एक तरीके से वह पागल हो गया था। उसे किसी भी तरह से उस तकनीक सीखना था। दोस्तों, जीन अब एक तीसरी महिला को भी किडनैप करता है, लेकिन इस बार वह सबसे पहले उस महिला के शरीर के बाल और स्किन को अलग करता है। फिर उसके फैट, जिसे आम भाषा में चार चर्बी कहते हैं, उसे तेल में मिलाकर खुशबू को कैद करने की कोशिश करता है। और दोस्तों, इस बार उसकी तकनीक कम कर जाती है। वह खुशबू को तेल में कैद करने में सफल हो जाता है। दोस्तों, जीन को पूरा यकीन हो गया कि अगर वह इस तकनीक को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वह लॉरा की खुशबू को भी कैद कर सकता है। इसके बाद जीन एक एक करके कई युवतियों को चुनने लगता है जिनकी खुशबू उसे खास लगती थी। वह उन्हें चुपचाप अगवा करता, उनकी खुशबू निकालता और फिर उनके शवों को फेंक देता। जल्द ही पूरे ग्रास में खूबसूरत लड़कियों की हत्याओं की खबरें फैलने लगती हैं, जिससे शहर में डर का माहौल बन जाता है। लेकिन किसी को यह नहीं पता होता कि इन हत्याओं के पीछे कौन है। जब लॉरा के पिता एंटोनी रिचिस को इन हत्याओं के बारे में पता चलता है तो वह भी डर जाता है। उसे एहसास होता है कि हत्यारा केवल खूबसूरत लड़कियों को ही निशाना बना रहा है और उसकी बेटी लॉरा इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इसीलिए वह तुरंत लॉरा को लेकर शहर से बाहर एक सुरक्षित किले में चला जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह किला पूरी तरह सुरक्षित था। मजबूत दीवारें, चौकन्ने, पहरेदार और हर दरवाजे पर ताले। लॉरा के पिता यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि हत्यारा किसी भी हालत में उनकी बेटी तक न पहुंच सके। लेकिन उन्हें एक चीज का अंदाजा नहीं था कि जीन को किसी को देखने या दरवाजे तोड़ने की जरूरत नहीं थी। उसे बस लॉरा के खुशबू की जरूरत थी। दोस्तों, जीन ने लॉरा की खुशबू को हवा में तलाश किया और उसकी नाक ने उसे सही रास्ता दिखाया और उसे उस किले तक पहुंचा दिया। एक रात जब सब सो रहे थे तो जीन किले के चारों ओर घूमता रहा। इसके बाद वह एक नौकर के कमरे में चुपचाप घुसा और उसकी चाबियां चुरा ली। फिर वह लॉरा के कमरे तक पहुंचा, दरवाजे का ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ। लॉरा गहरी नींद में सोई थी।
जीन ने धीरे से तेल और वसा का मिश्रण तैयार किया, फिर उसकी खुशबू को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अगली सुबह जब एंटोनी रिचेज ने लॉरा को जगाने के लिए दरवाजा खोला तो वह सन्न रह गया, क्योंकि लॉरा मर चुकी थी और लॉरा की मौत की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। शहर के सैनिकों ने हर जगह हत्यारे की तलाश शुरू कर दी और अंत में जीन पकड़ा गया। लेकिन यह कंफर्म करने के लिए कि उसी ने सबको मारा है, पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, जहां से लड़कियों के बाल और कपड़े बरामद हुए। दोस्तों, अब कोई शक नहीं रह गया था, हत्यारा वही था। इसके बाद शहर की अदालत ने जीन को सरेआम फांसी देने का फैसला किया। फांसी के दिन पूरा शहर उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। लेकिन जीन के पास अभी भी उसका सबसे बड़ा हथियार था, उसकी परफ्यूम की बोतल। जब सिपाही उसे फांसी देने के लिए लेने आए तो उसने धीरे से अपनी परफ्यूम की शीशी खोली। जैसे ही खुशबू हवा में फैली, हर कोई पागल होने लगा। लोगों की आंखों में अचानक मोह और प्रेम की चमक आ गई। सिपाहियों ने झुककर कहा, यह आदमी निर्दोष है। यहां तक कि चर्च के पादरी ने भी उसे भगवान का दूत कह दिया। लोगों का गुस्सा प्यार में बदल गया। पूरे शहर में एक भव्य उत्सव का माहौल बन गया। जीन ने यह देखकर सोचा, मैंने वो बना लिया है जो दुनिया का सबसे ताकतवर परफ्यूम है। अब जीन के पास असीम ताकत थी। वह राजा बन सकता था, लोगों को अपना गुलाम बना सकता था। लेकिन वह खुश नहीं था। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद भी उसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। अब उसे अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं दिख रहा था। इसीलिए वह वापस वहीं गया जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी, पेरिस का वही पुराना मछली बाजार। रात के अंधेरे में जब कोई नहीं देख रहा था, उसने पूरी परफ्यूम की बोतल अपने ऊपर डाल दी। जैसे ही परफ्यूम हवा में घुला, वहां मौजूद गरीब लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए। उन्होंने उसे घेर लिया और उसे जिंदा खा गए। सुबह होते ही वहां सिर्फ उसके कपड़े और एक आखिरी परफ्यूम की बूंद बची थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, पहचान और खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के सच्चे अस्तित्व से मिलती है। अगर हम गलत रास्ते चुनते हैं तो चाहे हमें कितनी भी सफलता या शक्ति मिल जाए, अंततः हमारा विनाश ही होता है।